लोचन पटेल जी, रायगढ़ जिले में IT सेल का काम को बखूबी निभाते हुए पवन शर्मा जी, खरसिया नगर मंडल के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल जी, महामंत्री रायगढ़ पश्चिम मंडल गणेश उरांव जी और जिले के IT सेल में काम करें सभी कार्यकर्ता बंधु और खरसिया विधानसभा क्षेत्र की आज इस जनसंवाद का कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ जन, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के सभी 6 मंडल, रायगढ़ पश्चिम मंडल, सुपा मंडल, छपले मंडल, खरसिया नगर मंडल, महाका मंडल, जोबी मंडल, 6 मंडल के सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, सभी मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, शक्ति केंद्र के संयोजक और सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आमजन आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आज इस जनसंवाद का कार्यक्रम में सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं मंडल अध्यक्ष नगर के सतीश अग्रवाल जी और पश्चिम मंडल के अध्यक्ष लोचन पटेल जी से आग्रह करूंगा मंचस्थ अतिथि का पुष्प माला से स्वागत अभिनंदन करेंगे। आदरणीय OP चौधरी जी का, जिलाध्यक्ष जी का, गुरपाल बल्ला जी का, ठाकुर साहब का, सुभाष पांडे जी का, महेश साहू जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। खरसिया विधानसभा क्षेत्र का यह जनसंवाद का कार्यक्रम है। सबको मालूम है कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण काल से हमारा पूरा देश, आमजन इस संक्रमण काल से ग्रसित है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना संक्रमण काल से उभरने के लिए अथक प्रयास और अनेक कार्यक्रम के माध्यम से अथक प्रयास करके इस कोरोना संक्रमण काल से उभरने का सरकार के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल का कार्यकाल केंद्र की सरकार का और अभी पुनः सरकार के बाद 1 वर्ष के कार्यकाल में देश का मान और सम्मान, शक्ति, देश का गौरव बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ है। आजादी के बाद से अनेक ऐसे कार्य थे जिससे देश की जनता इस अपेक्षा के साथ इस ओर देख रही थी। उन समस्त कामों को अभी 1 वर्ष के अंतराल काल में केंद्र की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सारा काम हुआ है। देश को गौरव बढ़ाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इस कोरोना संक्रमण के समय में भी अपनी भूमिका अदा कर रही है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपना योगदान, अपनी भूमिका इस संकट के समय में देश के साथ खड़े हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी यह वर्चुअल रैली, जन संवाद का कार्यक्रम, जन जुड़ाव का कार्यक्रम के माध्यम से आम जन के साथ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके अपनी बातों को, वर्तमान परिदृश्य में देश की और प्रदेश की व्यवस्था को, सारी बातों को इस कार्यक्रमों डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, अनेक सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म हैं। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। खरसिया विधानसभा परिक्षेत्र में आज खरसिया विधानसभा का यह जनसंवाद का कार्यक्रम है। इसमें अपनी बातों को रखने के लिए मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष सम्माननीय उमेश अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि खरसिया विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों के बीच में अपनी बातों को सबके बीच में रखेंगे। उमेश अग्रवाल जी। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर सभी विधानसभा में जन संवाद का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज खरसिया विधानसभा
जन संवाद के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ युवा दिलों की धड़कन आदरणीय ओपी चौधरी, देश का भला नहीं कर सकती। देश की आम आवाम विकास के लिए छटपटा रही थी और इसी बीच वे एक ऐसे जननायक को खोज रही थी जिसके ऊपर भरोसा करके देश की बागडोर सौंप सके। निश्चित रूप से 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आवाम ने अगर किसी नेता पे भरोसा जताया तो उस नेता का नाम नरेंद्र भाई मोदी था। देश की आम आवाम ने स्पष्ट बहुमत के साथ 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बागडोर सौंपी और अगर किसी दल पे विश्वास व्यक्त किया तो वो दल था भारतीय जनता पार्टी। साथियों, 2014 में अनेक चुनौतियों के बीच हिंदुस्तान के विकास का सफर चालू हुआ। 2014 से 2019 के बीच जहां आजादी के 60 सालों 65 सालों तक भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली हमारी माताएं धुएं से निजात नहीं पा रही थी, देश के लाडले प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत इन माताओं को धुएं से मुक्त करने का कार्य किया। 20 करोड़ जन धन खाता के माध्यम से सीधे लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य अगर किसी देश के प्रधानमंत्री ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों की वर्षों पुरानी मांग थी। इसे भी अगर किसी ने पूरा किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्षों से खुले छत में रहने वाले करोड़ों नागरिकों को छत देने का कार्य इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5 साल के विकास और प्रगति के सफर के पश्चात जब 2019 में फिर से
चुनाव हुए तो इस देश की आवाम ने 2014 से ज्यादा विश्वास व्यक्त करते हुए 300 सदस्यों से अधिक के साथ नरेंद्र मोदी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया। हम सब द्वितीय कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरा होने के पश्चात इस एक साल का लेखा जोखा लेकर आपके समक्ष पहुंचे हैं। द्वितीय कार्यकाल का पहला वर्ष आजादी के बाद केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखे जाने वाले वर्ष में गिना जाएगा, जहां सदियों पुराना राम मंदिर का मामला लगातार लंबित चल रहा था। प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इसकी चाहे रोज सुनवाई हो, लेकिन इसका निराकरण होना चाहिए, और परिणाम आप हम सबके समक्ष है। हमारी सदियों पुरानी मांग पूरी हुई। साथियों, हम बचपन से एक नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमारे विरोधी मजाक उड़ाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि तारीख तो हमने बता दी, और अब हम आपको मंदिर भी वहीं बना के दिखाएंगे। यह गौरव अगर किसी नेता के कार्यकाल में हम सब प्राप्त कर सके हैं, तो उस नेता का नाम नरेंद्र भाई मोदी है। साथियों, हम दूसरा नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। हमारे विरोधी कहते थे कि 370 और 35A कभी नहीं हट सकती, और हम हमेशा कहते थे कि अगर हिंदुस्तान के जनमानस ने हमें स्पष्ट बहुमत के साथ आदेश दिया तो हम इस कार्य को भी पूरा करके दिखाएंगे। और निश्चित रूप से हम सब इतिहास के उन गौरवशाली पल के साक्षी हैं, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की युगल जोड़ी ने वो फैसला भी कर दिखाया कि आज लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में हमारे देश का हिस्सा है। साथियों, आजादी के बाद से यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर था। निश्चित रूप से इस निर्णय के बाद अब इस पूरे क्षेत्र में द्रुत गति से विकास प्रारंभ हुआ है, और इसी विकास की परिणति से बौखलाया हुआ चीन हमसे युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। आप सबके सामने में परिणाम सामने है। आज भारतीय सेना ने जिस प्रकार शौर्य गाथा के साथ चीनी सैनिकों को खदेड़ा है, यह अपने आप में अप्रतिम कहानी है। साथियों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वे अल्पसंख्यक हिंदू जो वर्षों से वहां प्रताड़ित थे और नरकी जीवन
जीते हुए वहां से शरणार्थी के रूप में हिंदुस्तान आए, लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद भी उनकी समस्या कम नहीं हुई। लगातार वे हिंदुस्तान में नागरिकता की मांग कर रहे थे। इन सभी शरणार्थी हिंदू भाइयों के लिए ऐतिहासिक निर्णय अगर किसी ने लिया, नागरिकता संशोधन अधिनियम के रूप में, तो वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, ऐसे अनेक निर्णय पिछले 1 साल में हिंदुस्तान की आम आवाम के समक्ष लिए गए और इन सभी निर्णयों का यह असर है कि आज पूरे विश्व में हम गौरव के साथ यह कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। वहीं जहां 1 साल पूरे हिंदुस्तान का गौरवशाली वर्ष रहा, तो छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में कांग्रेस की सरकार ने हम सभी के विरुद्ध के विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर होनी थी। वो एफआईआर धान बेचने वाले किसानों के विरुद्ध हुई। साथ ही उन्होंने गंगा जल से शपथ लेकर कसम खाई कि हम 10 दिन में शराबबंदी कर देंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां इस लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं के विक्रय पे प्रतिबंध था, सरकार अपनी शराब की दुकान से घर घर पहुंचाकर शराब बेच रही थी। इन्होंने कहा युवाओं को लेकिन आज यह सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर कार्य करते हुए झूठे आश्वासन भी देने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने कहा हमारी सरकार आई, हम बिजली बिल आधा कर देंगे। साथियों, 2018 से पहले पूरे देश में एकमात्र प्रदेश था छत्तीसगढ़ जहां 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं जाती थी। मात्र 1.5 साल में इन्होंने पूरे के पूरे बिजली डिपार्टमेंट का वो बुरा हाल किया, बिजली बिल तो आधा नहीं हुआ, अब हमें 24 घंटे में 12 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती।
साथियों, जहां एक साल केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धियों भरा रहा, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का एक साल हम सबके लिए अत्यंत निराशाजनक रहा। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 कोरोना से जहां विश्व के सभी विकसित देश जिनकी चिकित्सीय सुविधा मुर्दे को जिंदा करने तक की ताकत जो देश रखते हैं, वे आज इस कोरोना की महामारी में त्रस्त और पस्त है। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सटीक निर्णय ने हम सबको इस वैश्विक महामारी से बचा कर रखा है। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस वैश्विक महामारी से जरूर लड़कर विजय प्राप्त करेंगे। साथियों, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश पर आप सबके समक्ष एक साल का लेखा जोखा, केंद्र सरकार का एक साल का लेखा जोखा, राज्य सरकार का आपके समक्ष स्वयं आप महसूस करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हम मतदान केंद्रों में घर घर जाकर इन सभी बातों को रखेंगे और अंत में छत्तीसगढ़ की जनमानस ने हमें जिम्मेदार विपक्ष के रूप में आदेश दिया है। इस कोरोना के समय में भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विपक्ष की भूमिका को पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से निभाते हुए जनहितों को लेकर जब भी हमें सड़क में उतरने की जरूरत होगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय गोपाल भल्ला जी उपस्थित हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि खरसिया विधानसभा की आज इस जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सम्माननीय गोपाल भल्ला जी। आज इस जन संवाद के कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय गोपाल शर्मा जी उपस्थित हुए। लोचन पटेल जी पश्चिम मंडल के अध्यक्ष से आग्रह गोपाल शर्मा जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। उद्बोधन के लिए आदरणीय गोपाल भल्ला जी। आज खरसिया विधानसभा की वर्चुअल रैली उपस्थित सर्वप्रथम मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साय जी को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम चालू कर हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो कोरोना के कारण बिल्कुल सुस्त पड़ गए थे, उन्हें एनर्जी लाने के लिए नया कार्यक्रम चालू किया ताकि हम जनता के पास, जनता के बीच इस वर्चुअल रैली के माध्यम से पहुंच पाए। उसी तारतम्य में आज खरसिया विधानसभा की इस रैली के में पधारे
हमारे जिले के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी इस रैली को के मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश से निर्देशित यूथ आइकॉन ओपी चौधरी जी, हम सब के बड़े भाई प्रदेश कार्य समिति के सदस्य गोपाल शर्मा जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी कमल गर्ग जी, सुभाष पांडे जी, चौबे जी, मंडल अध्यक्ष द्वय एवं उपस्थित आईटी सेल की सारी टीम, पवन जी एवं उपस्थित मेरे सभी साथियों और फेसबुक और आईटी के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण। वैसे तो खरसिया विधानसभा का प्रारंभ लखीराम जी और दिलीप सिंह जुदैव को याद करके नहीं करेंगे तो मेरे को शोभा नहीं देगा। उनके बगैर खरसिया विधानसभा अधूरी है। मैं उन दोनों नेताओं को आज मंच के माध्यम से नमन करता हूं और वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना देश जब से आजाद हुआ है, कभी भी कोई भी देश आजाद होता है तो निश्चित ही उसके सामने बहुत चुनौतियां होती हैं। उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए देश का नेतृत्व कितना सक्षम होता है और कितना लापरवाह होता है, इसका परिणाम हम पूरे देशवासी लगातार देख रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस द्वारा जब सत्ता संभाली तो कांग्रेस के लिए केवल एक ही चुनौती थी कि कैसे करके गांधी परिवार को इस देश की राजनीति में बनाए रखा जाए, इस देश में कैसे करके उनका राज चले, कैसे करके कांग्रेस में उनका कब्जा रहे। क्यों यही प्राथमिकता लेकर कांग्रेस आज तक चलती आ रही थी। केवल बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक मौका मिला था। उस समय उन्होंने बताया कि चुनौती का सामना कैसे किया जाता है। आपको याद होगा 1962 में चीन से हमारा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो हमारी पराजय हुई थी उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि उस समय का हमारा नेतृत्व उस चुनौती को लड़ने में सक्षम नहीं था। मैं इसका साक्षी इस करके भी हूं क्योंकि मेरे जीजा जी उस समय फौज में थे और 1965 की लड़ाई में भी थे। उनके द्वारा बताया जाता है कि उस समय फौज के में कमी नहीं थी, फौज के उत्साह में कोई कमी नहीं थी, पर नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था। कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहती थी, इस करके वो हमको पराजय का मुंह देखना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ बाद में हम एटमी शक्ति बनने की तरफ पहुंचे और प्राप्त किया हमने एटमी शक्ति। पर कांग्रेस के शासनकाल में वो भी एक चुनौती थी कि अगर एटम बम का परीक्षण करते हैं तो बाकी देश क्या बोलेंगे। फिर कांग्रेस डर के मारे उस चुनौती का सामना भी नहीं करी और वो उसको टालती रही, जबकि उस समय देश के सारे वैज्ञानिक, देश के बुद्धिजीवी, देश के बड़े बड़े नेता सभी ने आग्रह किया कि हमें अपने एटमी शक्ति का परीक्षण करना चाहिए, पर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर पाया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आने के बाद 2 मई 1979 को पोखरण में हमने एटमी शक्ति का परीक्षण किया और पूरे विश्व को बता दिया कि हम कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, हमारे में हर मादा है चुनौती पूरे देश को, पूरे विश्व को देते हैं कि हम एक शक्तिशाली देश हैं। यह स्थापित तब से हुआ और भाजपा का नेतृत्व सदैव से चुनौतियों वाला है। भाजपा में जो नेतृत्व करते आ रहे हैं उन्होंने हमेशा चुनौती स्वीकार की है। इसी के बाद देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के साथ ही जो मुस्लिम राष्ट्रों में हमारे हिंदू, बौद्ध, जैनी, सिख जो लोग रह रहे थे उनके साथ वहां पर अन्याय होने लगा। वे सारे लोग
दुखी होकर किसी भी बहाने से वीजा लेकर, मेडिकल के बहाने से, एजुकेशन के बहाने से, शादी ब्याह के बहाने से भारत में प्रवेश किए और वो लोग हुक एंड कुक हम नहीं जाएंगे वापस, इस शर्त पर बैठ गए। लगभग हर बड़े शहर में, हर बड़े जगह में एक कॉलोनी है पाकिस्तानी कॉलोनी के नाम से, दिल्ली में है, पंजाबों में है, बहुत जगह है। वो लोग का कहना यह था कि हमें पूरे देश में भले मार दो आप, हमें आप जेल में डाल दो आप, पर हम उन मुस्लिम राष्ट्र देशों में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बहन बेटियों के साथ वहां गलत संबंध होता है, गलत व्यवहार होता है, हम नहीं जाएंगे। इस बात को भी कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, इसको वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते रहे और उन्होंने इसको टाल करते रहे। बीजेपी की सरकार आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने नागरिकता कानून पास करके ये बता दिया कि हम किसी भी मुस्लिम देश से, मुस्लिम राष्ट्र से या किसी भी समाज से डरते नहीं हैं। हम जो चुनौतियां सामने आएंगी उसको फेस करेंगे और उससे लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने उन हिंदुओं का, बौद्धों का, सिखों का ध्यान दिया, उतना ही ध्यान उन्होंने मुस्लिम समाज का भी दिया। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी कुरीति 3 तलाक, जो समाज को अच्छा नहीं प्रतिष्ठित करती। आप छोटी छोटी बात में अपने संबंधों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को अनाथ करके या उन्हें छोड़ करके तलाक दे दे अपनी महिलाओं को, अपने घर वालों को। ये बहुत गंदी प्रथा थी जो समाज को कमजोर करती थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से बताऊं कि यह काम 3 तलाक का काम, 3 तलाक का बिल पास करके भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व ने, हम सारे मुसलमान भाइयों बहनों का भला किया है। भले वो आज उनको लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, पर देर सवेर वो मुस्लिम समुदाय मानेगा, क्योंकि अभी उनका चश्मा कांग्रेस ने पहना रखा है, इस करके वो अभी स्वीकार नहीं करते हैं, पर निश्चित तो देर से वो स्वीकार करेंगे कि वो जो 3 तलाक का कानून नरेंद्र मोदी जी ने पास किया था वो निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा कानून है। और साथ ही साथ राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 370-35A, एक किसान एक प्रधान का जो नारा हम लोग बचपन से देते आ रहे थे, उस नारे को पूर्ण करने के लिए किसी भी दल, किसी भी समाज, सारे राष्ट्र, सारे विश्व की चिंता न करते हुए इसे हमारा कानूनी मामला मानकर 370A को पास किया। और उसी का परिणाम है कि आज कश्मीर देश की मुख्य धारा में जुड़ गया है और साथ साथ एक प्रभावशाली प्रदेश की ओर विकसित हो रहा है। यह सब निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में अपनी सरकार बनने के बाद ये प्रारंभ हुआ। वैसे तो इस देश में आदरणीय मोदी जी ने जब से सरकार बनाई है, बहुत से ऐसे नियम कानून और देश हित में, समाज के हित में बनाए हैं, इसके लिए मैं आज आलोक सिंह जी को बोलकर उसके डाटा भी निकलवाया हूं। जैसे सर्वप्रथम उन्होंने सरकार बनते ही जो दिल से जुड़ने वाली, लोगों से जुड़ने वाली स्वच्छता अभियान को प्रारंभ किया। यह आज आप भी स्वीकार करेंगे कि आप भी कहीं रेलवे स्टेशन में, घर में, होटल में, बाहर कहीं भी जाते हैं, आपके हाथ में कोई कागज होता है, कोई टुकड़ा होता है, कोई डब्बा होता है या कोई डोना होता है, उसको फेंकने के लिए आप डस्टबिन खोजते हैं। यह चेतना आप में कैसे आई? उस स्वच्छता अभियान के कारण। आज हम घर में भी पहले की बातें ज्यादा लापरवाह नहीं है, अपने घरों में भी अपने बच्चे ही बोलते हैं स्वच्छता अभियान के तहत आप अपने घर को साफ रखिए, और आप करते भी हैं। इसका प्रभाव पूरे देश में, हर समाज में पड़ा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महिलाओं बहनों के लिए
हमारी माताओं के लिए उनकी तकलीफ को देखते हुए उज्ज्वला योजना जो पूर्व में हमारे घरों में लकड़ियों में अंगारों में कोयले में जो खाना बनाया जाता था उससे पीड़ित होती थी, इस करके तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1 मई 2016 को आलोक के ननिहाल में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। इसमें आलोक को बहुत खुशी लगती थी कि उसके ननिहाल में कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में 8 करोड़ से ज्यादा परिवार इस योजना से लाभान्वित है। मतलब 8 करोड़ परिवार, मतलब समझ लीजिए करीब करीब एक परिवार का अगर 5 लोगों का एवरेज मानते हैं तो 40 करोड़ लोग उस उज्ज्वला योजना से प्रभावित हैं। आज उनके घरों में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ लोगों के 35 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही जनधन योजना, शुरू में लग रहा था जनधन योजना क्या है, खाली लोग खाता खुलवा दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, इसको खाता खोलने का पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा पैसा, जब पैसा नहीं गए तो ऐसी ऐसी टिप्पणियां कांग्रेस के लोग करते आ रहे थे और करते थे। उन सब के मुंह में जब तमाचा हुआ उस समय 4 करोड़ 7 लाख से ज्यादा महिलाओं को एक खाता खोला गया और लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सहायता आज तक उन महिलाओं को, परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा, हमारी सरकार द्वारा, आपकी सरकार द्वारा दिया जा चुका है। यह तो छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। मैं भूपेश बघेल को 30 करोड़ 300 करोड़ लिखने के लिए बोलता तो नहीं लिख पाएगा। इतनी सहायता हम ऑलरेडी उन महिलाओं को, परिवारों को दे चुके हैं, हमारी केंद्र की सरकार दे चुकी है, मोदी सरकार दे चुकी है। वैसे ही उसे तो आज हमारे मुख्य वक्ता ओपी चौधरी जी हैं, पर मैं जरा स्टार्ट में बोल रहा हूं क्योंकि मुख्य विषय उन्हीं को लेना है। प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी होती है। प्रधानमंत्री जी ने आदेश कर दिया कि आपके पास कहीं पर भी जमीन का टुकड़ा है, आप उसे कागज लाइए। कहीं पर भी नवजुल की जमीन हो, उसमें कब्जा आपका प्राइवेट जमीन हो, आपकी खुद की जमीन हो, आपके परिवार की जमीन हो, किसी की भी जमीन हो और आप मकान विहीन हो तो आपको हम सहायता करेंगे। इस बात को लेकर 1 करोड़ घरों को मंजूरी देने की इच्छा प्रदेश सरकार ने सहायता करने की चाहिए, पर अभी तक 68 लाख मकान, 68 लाख परिवारों को उसकी सहायता प्राप्त हो चुकी है। 68 लाख परिवार उस सहायता आवास योजना के माध्यम से अपने घरों को पक्का घर बना लिए हैं। जो उनकी झोपड़ियां थी वो मकानों में 1 मंजिला 2 मंजिला बन गई हैं, आज उनका वो लाभ ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस केवल और केवल केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, केवल और केवल बकवास करने में और अपना समय खराब करने में लगी है। कोरोना वायरस और चाइना के इस विकट समय में भी कांग्रेस को राजनीति सूझ रही है। वो हर बात में चाइना का सपोर्ट कर देते हैं। चाइना का सपोर्ट करके वो सोचते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को कमजोर कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी को पूरा विश्व जान गया है, पूरा विश्व समझ गया है। वो केवल और केवल अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि हम कितने होशियार हैं। पूरे देश को पता चल गया कांग्रेस का नेतृत्व कितना होशियार है और किस लायक है। यह केवल नकारात्मक राजनीति करने का परिणाम है कि आज लगभग मंच की अलग हटे या अकेले में बात करें तो लगभग सभी कांग्रेसी भी स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होगा नरेंद्र मोदी जैसा। ये लगभग सभी कांग्रेसी स्वीकार करते हैं, पर मंच में या प्रेस में नहीं बोल सकते क्योंकि डरना है, पर स्वीकार करते हैं। और मैं अंत में इस मंच के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो हमें इस कोरोना वायरस को लड़ने के लिए जो 3 उपाय बताए हैं, 3 मंत्र दिए हैं, मास्क पहनिए, हैंड वॉश कीजिए और डिस्टेंस रखिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग भी इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं आप सभी का और खासकर जो लोग फेसबुक में
और व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं भी हम सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबका विशेषकर धन्यवाद देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद गुरपाल भैया जी। आज के जनसंवाद के कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं तो हमारे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के हजारों हजार लोग आज लाइव इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आप सबको छत्तीसगढ़ प्रदेश की क्या स्थिति है, हमारे देश में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस 1 वर्ष में जो काम करके पूरे देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, उन सारे विषयों पर, साथ ही कोविड-19 या कोरोना संक्रमण के विषय में भी हम कैसे उभर रहे हैं, सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस ओर कहा अथक प्रयास जारी है। भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को लेकर के यह कार्यक्रम का आयोजन, इन सारे विषयों पर मुख्य वक्ता के रूप में हम आप सबको संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, IAS पूर्व कलेक्टर, छत्तीसगढ़ के युद्ध आइकन माननीय ओपी चौधरी जी को, वो सबको बीच में सबसे बीच अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय ओपी चौधरी। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। दोस्तों, अभी हम सब ने आदरणीय उमेश जी को, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला, आदरणीय गुरपाल भल्ला जी को हम सब ने सुना। यहाँ पे उपस्थित है आदरणीय गोपाल शर्मा जी, आदरणीय कमल जी, परम आदरणीय ठाकुर साहब, आदरणीय सुभाष पांडे जी, महेश साहू जी, लोचन जी, सतीश जी, हमारे सारे IT वॉरियर्स, और आज तकनीकी के माध्यम से हजारों हजार सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे सुन रहे सभी साथीगण। दोस्तों, 2014 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक विशेष वर्ष है। आप सबको पता है कि इसके पहले भारत में गठबंधन की सरकारों का दौर चलता था। 1984 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद लगातार गठबंधन की सरकारें चल रही थी, लेकिन इस देश की जनता ने भारतीय लोकतंत्र के एक मोड़ पर समझा कि अगर देश को सबसे ताकतवर बनाना है, अगर देश को दुनिया की ताकत बनाना है, अगर भारत को एक विकसित राष्ट्रों के साथ लाकर खड़ा करना है, तो एक ही नेतृत्व है जो यह कर सकता है, वह नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति में बड़ा अंतर है। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, कोई भारतीय नाम नहीं है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और किसने स्थापना की थी इसकी? A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में, एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885। और शुरू में ये जो गुलामी का राज्य चलाना चाह रहे थे अंग्रेज, जो भारत को गुलाम बना के रखे थे, तो उसमें प्रेशर ज्यादा ना बढ़ जाए करके, जैसे कुकर होता है तो बीच बीच में सेप्टिक वाल्व होता है ना, हवा निकल जाता है, इसी टाइप से उपयोग करने के लिए कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया। लेकिन बाद में
गांधी जी का नेतृत्व मिला कांग्रेस को, और गांधी जी के नेतृत्व के कारण कांग्रेस मजबूत होते हुए स्वतंत्रता आंदोलन को लीड की। गांधी जी की स्पष्ट सोच थी, गांधी जी की बहुत स्पष्ट सोच थी कि जो कांग्रेस है यह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए निर्मित की गई संस्था है। इसलिए सभी विचार के लोगों को, सभी तरह के सोच के लोगों को कांग्रेस में स्थान देने पर गांधी जी बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, ताकि आजादी के आंदोलन को एक कांग्रेस के बैनर तले मजबूती के साथ लड़ा जा सके। इसीलिए हम देखते हैं कि कांग्रेस में गरम दल भी है, नरम दल भी है, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा का भी है, कोई वामपंथी विचारधारा का भी है। महामना मदन मोहन मालवीय जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये गांधी जी की सोच थी, और गांधी जी की सोच थी कि कांग्रेस का उपयोग केवल स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन देश जब आजाद हुआ तब गांधी जी की सोच थी कि यह संगठन आजादी की लड़ाई के लिए निर्मित किया गया था, किसी राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं किया गया था। इसलिए गांधी जी की सोच थी कि राजनीतिक रूप से आगे कांग्रेस का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक परिवार में इस कांग्रेस का, जिसको आजादी की लड़ाई को लड़ने का माध्यम गांधी जी ने बनाया था, उसे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का माध्यम बना दिया। इसलिए आजादी का आंदोलन लड़ने वाली कांग्रेस और आज की कांग्रेस जमीन आसमान के अंतर वाली कांग्रेस है। वो आजादी की लड़ाई की लड़ने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में खड़ी की गई कांग्रेस थी। आज ये गांधी परिवार को बचाने के लिए, राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को संवारने के लिए एक चापलूस संगठन बनकर रहे। ऐसा कांग्रेस आज निर्मित हुआ। आजादी के बाद जब कांग्रेस का राजनीतिक उपयोग स्वार्थपरक ढंग से परिवारवाद को चलाने के लिए किया जाने लगा, तब उस समय कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने महसूस किया कि इस कांग्रेस से भारत के भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। उस समय आप सब लोगों को पता होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कांग्रेस में कैबिनेट में मिनिस्टर थे। बाबा साहब अंबेडकर जी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह से नेहरू उस समय कांग्रेस को संचालित कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा देकर एक नए राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की। दोस्तों, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ के नाम से उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक यात्रा को जब प्रारंभ किया था, तो केवल 10 लोगों को लेकर यह यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी। उस समय सत्ता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जनसंघ के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में जिस राजनीतिक दल का गठन हुआ, वो सत्ता लोलुपता के कारण पैदा हुआ कोई संगठन नहीं है, बल्कि इस देश के भविष्य निर्माण के लिए निर्मित किया गया। 10 लोग चालू किए थे। एक पार्षद का चुनाव उस समय तुरंत जीतने की स्थिति नहीं थी, लेकिन भारत के बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस, जो कि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनती जा रही थी, उसका विकल्प देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस देश के लोकतंत्र में अस्तित्व में आई है। और उसकी कारण से इस देश की जनता ने धीरे धीरे इस बात को समझना, स्वीकारना प्रारंभ किया, और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे मजबूत होती है। दोस्तों, इस लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल का दौर आया, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लोकतंत्र को कुचलते हुए इस देश पर आपातकाल लगाया। उस समय भी जनसंघ के लोगों को कुचलने का प्रयास किया गया। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई। और इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में 1984 में एक समय ऐसा भी आया जब केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और आप सब लोगों को पता है कि 1984 में कांग्रेस को 414 सीट मिली थी। लेकिन इस देश के साथ जो लगातार अन्याय किया गया, इस देश को एक परिवारवाद के चंगुल में जो फंसाने की साजिश की गई, उसी का परिणाम था कि 1984 में जो कांग्रेस 414 सीट पाई थी, वो सिमटते 2014 में
44 सीट पर पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांतों की और भारत के भविष्य निर्माण की राजनीति करती है, उसी बात के कारण 1984 में जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर थी, वह बढ़ते 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 2014 में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने में 283 सीटों के साथ सफल हुई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को इस देश की जनता ने स्वीकार किया। 1984 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसके बाद लगातार गठबंधन सरकारों का दौर चला। इस देश में कमजोर सरकारें बनती रहीं, भानुमति का कुनबा चलता रहा। लेकिन 2014 में भारत की जनता ने इस लोकतंत्र को सबसे मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने पहले के अपने 5 साल में और दूसरे कार्यकाल के 1 साल में जो काम किया है, उसका विस्तृत विवरण उमेश जी ने, गुरपाल भैया ने, सबने दिया है। दोस्तों, इसको 2 दृष्टिकोण से मैं देखना चाहूंगा। एक और मोदी जी ने जो काम किया कि भारत के जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए लोग हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, उनका एक दृष्टिकोण यह था। इसीलिए उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया, इसीलिए उन्होंने गैस सिलेंडर 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया, इसीलिए उन्होंने जनधन खाते खोले, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए घर बनवाने का काम किया, इसीलिए उन्होंने इस देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ते हुए स्वास्थ्य का बीमा सुनिश्चित किया। इस तरह के सैकड़ों योजनाएं लाई गई, जिसके माध्यम से समाज के आखिरी छोर पर खड़ा जो गरीब, दलित, पिछड़ा जो व्यक्ति है, वह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। यह एक दृष्टिकोण नरेंद्र मोदी जी का रहा। दूसरी ओर उनका जो महत्वपूर्ण काम था, उनकी जो एक दृष्टिकोण है, उनका जो एक विजन है कि भारत को वैश्विक पटल पर कैसे मजबूती के साथ स्थापित किया जाए, एक दूसरा दृष्टिकोण मोदी जी का है। आप में से कई लोगों के रिश्तेदार विदेशों में रहते होंगे, दोस्त यार विदेशों में रहते हैं। महू कई जन लोग पूछतो जो मोर दोस्त यार हैं, जो मोर जान पहचान के हैं, ते मन महू कई बार पूछतो, सब बोलते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे भारत देश के पासपोर्ट के इज्जत पूरा दुनिया में बढ़ी। आज आप सब लोग देखते हैं कि अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। यह मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। आज पूरी दुनिया में चीन के प्रति एक गुस्सा है, चीन के प्रति एक ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हुआ है। उसी कारण से सब लोग एक भारत की ओर निहार रहे हैं। आज अमेरिका की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, भारत की ओर दौड़ रही हैं। आज यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अच्छा परिवेश चाह रही है, अच्छा परिवेश मान रही है। यह देश है जो आगे बढ़ सकता है, उन्नति के नए शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिए सब अपना निवेश के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब मोदी जी का नेतृत्व इस देश को मिला है और उन्होंने रेड टेपिज्म की संस्कृति को बदलकर रेड कारपेट की संस्कृति में बदला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया गया है, निवेश को आसान बनाया गया है। यही रास्ता होता है जब कोई देश विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ता है। दोस्तों, साउथ कोरिया मेरे को बड़ा उल्लेख करने लायक देश लगता है। दक्षिण कोरिया 1948 में आजाद हुआ, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उस समय दक्षिण कोरिया के आर्थिक सामाजिक सूचकांक भारत से भी ज्यादा खराब थे। 1948 जब साउथ कोरिया आजाद हुआ था, उस समय वहां के सामाजिक आर्थिक सूचकांक खराब थे। वह देश जनसंख्या घनत्व के मामले में, वहां की जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व से भी ज्यादा है। एक छोटा सा देश है जो समुद्र से घिरा हुआ है, वहां किसी प्रकार के खनिज वनिज कुछ नहीं है।
लेकिन वहां पे एक नेतृत्व पैदा हुआ था 1960-70 के दशक, जिसने निर्णय लिया कि मैं पूरे कोरिया को एजुकेटेड बनाऊंगा और पूरे कोरिया को एजुकेटेड बना के स्किल्ड बनाऊंगा। भारत सरकार की ओर से कोरिया के डेवलपमेंट मॉडल को स्टडी करने के लिए जब मैं आईएएस में था, तब मुझे एक अवसर मिला था, एक जर्नी मेरी हुई थी जिसमें मुझे साउथ कोरिया के डेवलपमेंट मॉडल के बारे में पेपर लिखना था। मैं साउथ कोरिया गया, बहुत गहराई से देखा, तो वहां एक ही व्यक्तित्व के नेतृत्व से साउथ कोरिया में सब कुछ परिवर्तन आया। और वह नेतृत्व ने सबसे पहला निर्णय लिया था कि हम पूरे साउथ कोरिया को एजुकेटेड और स्किल्ड बनाएंगे। एजुकेटेड और स्किल्ड बनाने के बाद उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रीज पे, ऐसे इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए थे, जो कि एक्सपोर्ट से जुड़े हुए थे, और इन सब चीजों पे फोकस करते हुए उन्होंने छोटे छोटे सामान बनाकर हजारों लाखों रुपए का एक्सपोर्ट करके अपने देश को अमीर बनाना चालू। हम देखते हैं आज कि सबके घरों में एलजी की टीवी होती है, एलजी की रेफ्रिजरेटर होती है। ये एलजी कंपनी उसी कोरियाई नेतृत्व में 1960 और 70 के दशक में पैदा हुई थी। आज हम देखते हैं कि हुंडई की कारें पूरी दुनिया के हर जगह दिखती हैं। 1960 और 70 के दशक में साउथ कोरिया में जो नेतृत्व आया था पार्क का, उसके कारण हुंडई कंपनी खड़ी हुई। हम सब के हाथों में सैमसंग की मोबाइल होती है, यह भी उसी नेतृत्व की परिणति थी। इस तरह के औद्योगिक घराने उसने पैदा किए और अपने देश को निवेश और एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया। वहां के लोगों को बेहतरीन रोजगार मिलने लगा, बड़े बड़े सैलरी के पैकेज मिलने लगे, और उसके कारण वहां की युवाओं को बेहतरीन रोजगार मिला और वो एक्सपोर्ट कर करके, निर्यात कर करके लाखों करोड़ अपने देश के लिए विदेश की मुद्रा साउथ कोरिया जुटाता चला गया। और देखते ही देखते कुछ दशकों में साउथ कोरिया, जिसका सामाजिक आर्थिक सूचकांक भारत की तुलना में भी 1948 में खराब था, वो विकासशील से विकसित देश बन गया, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन गया। और आज यूरोप और अमेरिका के से भी अगर उस देश की तुलना अगर हम किसी पैमाने पर करें तो साउथ कोरिया 20 पड़ता है, 19 नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक मोड़ पर आज भारत देश खड़ा है, जिसको नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को याद किया जाएगा कि एक नेतृत्व था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को डिजिटाइज करने का काम किया। एक नेतृत्व था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को फॉर्मल बनाने का काम किया। उसने सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करने का दुष्प्रयास नहीं किया। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो जो चीजें जरूरी थी उसको मजबूती के साथ उस व्यक्तित्व ने, उस नेतृत्व ने लागू किया। उसने जीएसटी लागू की, उसने घर घर तक खाते खोले। आज वही खाते खुल गए, पूरी इकोनॉमी डिजिटाइज होती जा रही है, पूरी अर्थव्यवस्था फॉर्मल बनती जा रही है। और जब तक अर्थव्यवस्था फॉर्मल नहीं बनेगी तब तक सरकार को टैक्स नहीं मिल सकता, टैक्स चोरी नहीं रुक सकती, और जब तक सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तब तक शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई काम हम कैसे कर सकते हैं। तो जो मोदी जी का विजन है कि देश की अर्थव्यवस्था को फॉर्मल बनाया जाए, फॉर्मल अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ जब देश का टैक्स बढ़ेगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सब चीजों में बेहतर खर्च करके गरीब का भी कल्याण हो पाएगा और भारत देश विकसित हो पाएगा। एक बड़े विजन के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं, जिसको समझने में लोगों को थोड़ा समय लगता है और विपक्षियों को मौका मिलता है। जब भी कोई नेतृत्व कोई बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करता है, जब भी कोई नेतृत्व किसी देश को बदलने की कोशिश करता है, तो संक्रमण काल में पीड़ा होती है, और उस पीड़ा की राजनीतिक कीमत भी कई बार होती है। उस राजनीतिक कीमत की परवाह किए बिना अगर कोई नेतृत्व इस देश में काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। ऐसे नेतृत्व के मूल्य को समझने में कई बार थोड़ा समय भी लगता है कुछ लोगों को, लेकिन 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद ऐसे ही नेतृत्व को याद किया जाता है, ऐसे ही नेतृत्व की पूजा की जाती है जो देश के को एक टर्न अराउंड करता है। मोदी जी बिना किसी अपने स्वार्थ के इस पुनीत कार्य में, इस देश को बदलने के कार्य में लगे हुए हैं, और इसका परिणाम निश्चित रूप से आएगा। कुछ दर्द होता है,
कुछ ट्रांजिशन का, संक्रमण की कुछ पीड़ा होती है। जब भी हम किसी कैंसर को, किसी बड़ी बीमारी को हटाने के लिए कोई ऑपरेशन करते हैं तो आप सबको पता है कि एक दर्द तो होता है। उस दर्द को से हम कुछ क्षेत्रों में गुजर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, एक विजन की बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हम एप्पल का फोन यूज करते हैं, हम सैमसंग का फोन यूज करते हैं, हमारे घरों में टीवी पर रहती है, रेफ्रिजरेटर रहता है, एसी रहता है, दुनिया भर की चीजें रहती है। एप्पल की कंपनी कोई खुद एप्पल का फोन नहीं बनाती है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का हब अगर दुनिया में कोई बना हुआ है तो चाइना बना हुआ है। लेकिन आज चाइना के प्रति लोगों का दृष्टिकोण, विकसित देशों का दृष्टिकोण बदला है और कई ऐसे राष्ट्र हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, कई यूरोपीय राष्ट्र हैं जो अपनी कंपनियों को कह रहे हैं कि चाइना से अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल कर कहीं और ले जाओ। इसके लिए वो सरकारें आर्थिक सहायता देने के लिए भी तैयार है। और इसी परिवेश का लाभ उठाने की स्थिति में अगर कोई आज देश है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत है। तो मैं कह रहा था कि एप्पल की फोन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से बनती है और चाइना में उसका निर्माण होता है। मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कई क्रांतिकारी कदम अभी कुछ महीनों के अंतर्गत भी लिए। वो मेक इन इंडिया चला रहे हैं। इस देश के पिछले दशकों की सरकारों ने इस बात की चिंता नहीं की कि रक्षा उत्पाद ले जाओ फ्रांस से खरीद के ले आओ, जाओ अमेरिका से खरीद के ले आओ। किसी ने आजादी के बाद चिंता नहीं की कि हम लाखों करोड़ रुपया का डिफेंस का उत्पाद, रक्षा का उत्पाद हम अपने देश में क्यों नहीं बनाते। हम कच्चा माल का एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप सब देखते हैं कि बैलाडीला के लोहे की खदानों में से लोहा निकाल कर दूसरे देशों को लगातार दशकों तक भेजा जाता रहा है। हम कच्चा माल भेज देते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक सामान का मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर सकते। ये अगर किसी ने सोच इस देश में लागू किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। तो आज मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में मेक इन इंडिया के अंतर्गत बड़े बड़े निर्णय लिए। उन्होंने फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, सीधा बना जो मोबाइल आता है उस पर टैक्स लगातार वो बढ़ाए, और जो उसके कंपोनेंट्स हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो सकती है उस पर टैक्स लगातार उन्होंने घटाया। और एक योजना की मैं बात करना चाहूंगा, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मोदी जी ने इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लागू किया, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति नया निवेश करता है, कोई कंपनी नया निवेश करती है, नए लोगों को, युवाओं को रोजगार देती है और प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ाती है, तो उसको 4 to 6%, 4 से 6% PLI स्कीम के अंतर्गत प्रदान करने की नीति मोदी जी ने इस देश में बनाकर रखी है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरी ओर हमारे छत्तीसगढ़ की इतनी अच्छी स्थिति है, हमारा छत्तीसगढ़ कुल्ला हावड़ा मेन रोड पर है, हमारा छत्तीसगढ़ नेशनल हाईवे पर है जो धुले से कोलकाता को, पूरे भारत ईस्ट और वेस्ट को जोड़ती है। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 90 मिनट की दूरी पर है सभी मेट्रो सिटी से, चाहे हम कलकत्ता से जाए, दिल्ली से जाए, हैदराबाद से जाए, चेन्नई से, 90 मिनट 100 मिनट में पहुंच जाते हैं। इतने अच्छे लोकेशन पे नया रायपुर, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रायपुर में रखा हुआ है। रायपुर या छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ बना था तो एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसके कारण से आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में एम्स है कि नहीं, आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। छत्तीसगढ़ में NIT है कि नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। छत्तीसगढ़ में IIT आ गया कि नहीं आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। छत्तीसगढ़ में IIM आ गया कि नहीं आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। छत्तीसगढ़ में IIIT, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया कि नहीं आ गया। हमारे छत्तीसगढ़ में HNLU, हिदायतुल्लाह नेशनल ला यूनिवर्सिटी आ गया कि नहीं आ गया। ये सारी स्थितियां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्मित की है। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया है, जहां बेकार पद के लिए मुड़ते हैं उसी के सामने की जमीन को
भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए आरक्षित करके रखा हुआ है, लेकिन ये सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सरकार ढंग से प्रयास करे तो मोदी जी जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, उस दिशा में अगर नया रायपुर में सरकार थोड़ा भी प्रयास करे तो छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। लेकिन इस सरकार को तो कोरोना काल में ट्रांसफर उद्योग चलाना है, 28 जिला में 23 जिला के कलेक्टरों को बदलना है। आप सब लोग देख रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में रेत माफिया का राज चल रहा है, कोयला माफिया का राज चल रहा है, शराब माफिया का राज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप लोग रोज की जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। रेत जो 4,000 5,000 रुपए डंपर मिलता था, आज 8,000 रुपए डंपर मिल रहा है। शराब में पूरी तरह से माफियाओं के कब्जे में शराब को करके जो सरकार शराबबंदी के नाम पे गंगा जल छूकर सरकार सत्ता में आई थी, वो आज माफियाओं के सहारे शराब चला रही है। कोयला हो, रेत के मामले में आपने देखा होगा, मैंने अभी 2 दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट किया था। रुद्री का एक आदिवासी युवक खूब जो ध्रुव भाई है, वह लड़का 24 साल का है, आदिवासी लड़का है, 5,000 वोट से जिला पंचायत का चुनाव जीता है। उसको किस कदर रेत माफियाओं ने पीटा रुद्री में, आप सब लोगों ने उसकी तस्वीर देखी। ये इस सरकार की देन है कि छत्तीसगढ़ को माफियाओं के हवाले कर रही है, चाहे शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, चाहे कोयला माफिया। दूसरी ओर मोदी जी हैं जो एक विजन के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं क्या काम गिनाऊं, काम उमेश भाई, गुरपाल भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है आप सब लोगों को। धारा 370 को हटाकर भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता और संप्रभुता को मजबूत करने की बात हो, या ट्रिपल तलाक को हटाकर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने की बात हो, ऐसे हजारों काम गिना सकते हैं जो भारत के इतिहास में कठिन ही नहीं, लोगों को असंभव ही लगते थे। यही वो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की ताकत है, उनके अच्छे उद्देश्यों की ताकत है कि आज नरेंद्र मोदी जी इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पा रहे हैं, तो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। काम हम सब लोग गिनाते हैं, गिनाते रहेंगे, लेकिन आप सब लोगों को एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्तित्व है जो भारत देश को सेट करने में लगे हुए। सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी किसको सेट करने में लगी? गांधी परिवार। गांधी परिवार किसको सेट करने में लगा हुआ है? राहुल गांधी को। वाड्रा का भी नंबर लग सकता है। मुलायम सिंह जी किसके लिए सेट करने में लगे रहते हैं? अखिलेश जी। किसी को भी उठा लो, किसी भी राजनीतिक दल को उठा लो, किसी भी राष्ट्रीय नेतृत्व के व्यक्तित्व को उठा लो, वो अपने परिवार को, अपने भाई भतीजावाद को, अपने बेटा को, अपने बेटी को सेट करने में लगा हुआ है। केवल एक नेतृत्व और एक व्यक्तित्व इस देश को मिला है, नरेंद्र मोदी जी का, जो भारत देश को सेट करने में। दोस्तों, इस नेतृत्व की कीमत हम सबको पहचाननी है और आम लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि इस नेतृत्व की क्या कीमत है। अच्छा नेतृत्व देश को सौभाग्य से ही मिलता है। अच्छा नेतृत्व और अगर नहीं रहेगा तो देश को पतन से कोई नहीं बचा सकता, और अगर अच्छा नेतृत्व रहेगा तो राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज मोदी जी का नेतृत्व ही है जिसके कारण पूरा पश्चिमी दुनिया, पूरे विकसित राष्ट्र भारत के साथ उठ खड़े हुए हैं, और चीन इसलिए फड़फड़ा रहा है। उसको जवाब देना है, मोदी जी जवाब देंगे। सैनिक दृष्टिकोण से जवाब दिया जाएगा, कूटनीतिक दृष्टिकोण से जवाब दिया जाएगा, और अब हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब चाइनीज सामानों का बहिष्कार करके भी इसका जवाब दें, चीन के आर्थिक कमर को तोड़ने की दिशा में काम करें, टिकटॉक ऐप का उपयोग कोई ना करे। ये सब तो हम कर ही सकते हैं। तो आज चीन की जो फड़फड़ाहट है वो भारत के उदीयमान भारत के एक न्यू इंडिया की इमरजेंसी का फड़फड़ाहट है। इसीलिए आज चीन बौखलाहट में कुछ हरकतें कर रहा है, उसका जवाब हम सबको मिलकर देना है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जिसके सामने इस चीन की कुछ नहीं चल रही। ऐसे स्थिति में हम सब लोगों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के महत्व को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है।
अपने परिश्रम का उपयोग करना है और मोदी जी के सपनों का जो डिजिटल इंडिया बन रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम सब लोग को आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी को 65 साल 70 साल के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को वेबएक्स और फेसबुक और यूट्यूब यूज करना सिखा दी। अब हर भारतीय को इसके लिए तैयार करना है ताकि डिजिटल भारत का सपना साकार हो सके। आप सब लोग यहाँ पर आए और फेसबुक के माध्यम से सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक भी कई मित्रों ने सुना, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और मोदी जी के नेतृत्व को के लिए अपने भारत देश को और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक ऐसा नेतृत्व भारत देश को मिला है और इसी नेतृत्व के माध्यम से भारत देश आगे बढ़ सकता है। इस बात को मिलकर हम सब लोग आगे पहुंचाएंगे। यही मैं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी भैया जी को कि सारी बातों को खरसिया क्षेत्र के हजारों लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके बीच में सारी बातों को विस्तार से रखा। अब अंतिम में आभार व्यक्त करने के लिए हम सबके बीच में सुपा मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल जी उपस्थित है। उनसे आग्रह है कि वह आभार व्यक्त करके और आज के इस खरसिया विधानसभा क्षेत्र के जन संवाद कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। सुपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पटेल। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्तागण और आईटी सेल के हमारे साथियों और इस जन संवाद को लाइव में देख रहे हजारों कार्यकर्ता बंधु, और इस बीच में मंच में उपस्थित हमारे गोपाल भल्ला जी, गोपाल शर्मा जी, ओपी चौधरी जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान उमेश अग्रवाल जी, मंच में आसीन समस्त कार्यकर्ता बंधु, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे खरसिया विधानसभा के सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभा का समापन घोषणा करता हूं।